बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। खुल जाएंगे इसरारे कुल आलम के खिरत पर, बैठो कभी तन्हाई में कुरान तो पढ़ो तुम। बेशक हमने ये जिक्र कुरान नाजिल किया और बेशक हम ही इसके मुहाफिज है। सूरे हजर आयत नंबर 9। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, और जो स्वीडन में हुआ, जिस तरह कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, तो क्या हम मुसलमानों को बेहैसियत मुसलमान इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? क्या सिर्फ एक मुजम्मती बयान काफी है? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जो एक नजरिए पर कायम किया, और वो नजरिया था इस्लाम। अब इस्लामी मुमलिकत के सरबराह का सिर्फ एक ट्वीट कर देना मुजम्मती काफी है? क्या उसे कोई मौसर इकदामात नहीं लेने चाहिए थे? आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए थी? क्या उसको अभी OIC समिट कॉल करके और मुश्तरका इलामिया, तमाम मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका इलामिया जारी नहीं होना चाहिए था? उस पर उनको कोई ना कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? और रही पाकिस्तान की बात, तो वो जो PDM के सरबराह हैं और वो जिनकी दिली ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के सदर बने, और जो अपने आप को दीन का ठेकेदार कहलाते हैं, वो किधर गायब है? वो क्यों चुप है? दूसरी हुकूमत जब इनकी होती थी तो जरा सा सूद की बात होती थी, IMF के कर्ज की बात होती थी, तो वो अवेला मचा देते थे कि दीन ने हराम किया है। यहाँ पे आज कुरान मजीद की बेहुरमती हो गई है और वो चुप और खामोश तमाशाई बने बैठे। कहाँ है वो एहतजाज? कहाँ है वो मार्च? क्यों चुप बैठे हो? जबकि क्या सिर्फ 9 मई का वाकया ही काफी था मुजम्मत के लिए? वही सबसे बड़ा सानिया है, लेकिन जो स्वीडन में हो वो कोई सानिया नहीं है। क्या हम मुसलमानों के लिए इससे बड़ा सानिया कोई हो सकता है? लेकिन नहीं, हमारी जो सरबराह है, हमारे वो लोग जो दीन के ठेकेदार हैं, वो खामोश बैठे हुए आज। शायद उनका अपना मतलब और अपना मफाद है, क्योंकि वो तो हम सुनते थे कि जरा सा सूद बढ़ जाता था तो शोरो गुल मचाते थे, और अब IMF का पैकेज मिलने के बाद सूद इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 22% बढ़ चुका है, लेकिन वो खामोश है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। अवाम बार बार, हम पिछले 2 दिन से मैं सोशल मीडिया में देख रही हूं कि वो कह रहे हैं कि जी आसफा भुट्टो जी जापान गई है, उसकी क्या काम है, उसका क्या है। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि सवाल ये इररेलेवेंट है। हम जहां रह रहे हैं वहां बादशाहत है, ये 2 खानदान बादशाह है इस मुल्क के, और ये इनके शहजादे शहजादियां हैं। ये जो मर्जी चाहे करे, अवाम तो कमी कमीन है, उसकी जुर्रत क्या है सवाल पूछने की? ये जो मर्जी चाहे करे। आपने देखा किस तरह सेनेट और फिर रिटायर्ड जब वो चले जाएंगे, साबका भी होंगे, उसके बावजूद उनकी फैमिली को क्या ये आशियां हैं। अभी आप लेटेस्ट ही देख लीजिए कि शहबाज शरीफ ने आए थे और कहा था जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कट लगेंगे, पेट्रोल का खर्चा बचाएंगे, उनकी तनख्वाहें, उनकी मरात हम कम करेंगे, हम अपने से शुरू करेंगे। तो अपने से क्या शुरू करना है? वो तो मरात पे मरात दे रहे हैं। अभी आप लेटेस्ट न्यूज ही देख लें कि इस्लामाबाद लाहौर से जो टोल प्लाजा, आप मोटरवे में जाते हैं और आपको 1000 रुपए टोल प्लाजा देना है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो आवाम से ऊपर है, ये मुल्क उनकी जागीर है। वो क्यों पैसा देंगे? वो तो इस मुल्क से पैसे लेने आए हैं, पैसे खाने आए, तो वो क्यों इस मुल्क को पैसा देंगे और उसमें हिस्सा डालेंगे? तो वही लोग तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये जो इस्लामी मुमलिकत, पहले वो गैर जमहूरी थी और अब गैर इस्लामी भी है। आप हमारे सिलेबस देख लें, अभी पिछले दिनों एक सिलेबस, एक किताब है आईना इमरानियात, वो मेरी नजरों से गुजरी, जिसमें पेज नंबर 245 है, जिसमें लिखा था कि आप बताएंगे माशरती तरक्की में कौन से अनासिर हैं जो हाइल हैं। और उसमें आपको पता है सबसे पहला अनासिर क्या था? लिखा था मजहब। क्योंकि मजहब जो है वो औरतों की आजादी के खिलाफ है, मजहब उनको पर्दा करने को कहते हैं। ये लॉजिक्स दी हुई थी, तो वो कहाँ है? लोग चुप करके सोए हुए हैं, तस्वीर बने हुए। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग से आवाज नहीं उठती। आप लोग सिर्फ NRO 2 पास कर सकते हो, सिर्फ आप अपने मफादात के लिए बिल पास कर सकते हो, लेकिन अपने मफादात के लिए आवाज, मुस्लिम मुल्क के लिए इतनी बड़ी सानिया हो गया, उसके लिए आप आवाज नहीं उठा सकते हो। दूसरी तरफ सियासत का खेल चला जा रहा है। अभी जो परवेज इलाही जेल में मौजूद थे, उनसे मुलाकातों पे मुलाकात हो रही है, उनके घर की औरतें जाकर मिल रही हैं, और सबसे ज्यादा चौधरी शुजात ने 2 दफा मुलाकात की है, और मुलाकात करके वो मायूस वापस आए हैं। और इन सारी मुलाकात की जो भी कहानी, मुझे सिर्फ एक लफ्ज जो मुबैना तौर पे सुनने में आ रहा है कि जो मुकालमा उन्होंने परवेज इलाही ने चौधरी शुजात से किया, चौधरी शुजात ने कहा, चौधरी शुजात से परवेज इलाही ने पूछा कि वो ऐसा
कौन सा काम होता है या वो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं कि मतलब ऐसा इल्जाम होता है कि जब जैसे ही आप सोचते हो कि आप इमरान खान को या आप ये कह देते हो कि आप इमरान खान को छोड़ रहे हो तो वो सब साफ शफाफ हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। यही सवाल है कि मतलब अगर 9 मई एक बहुत बड़ा सानिया था तो इसमें जो किरदारों को आपने पकड़ा था इस बेस पे आपने छोड़ दिया कि जी वो इमरान खान को छोड़ दिया है, तो ये कौन सी मतलब इस सवाल का जवाब शायद डीजी आईएसपीआर भी नहीं दे सके, तो हम कहाँ इस काबिल के इस सवाल का जवाब दे सके। दूसरी तरफ बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू किया गया था कल, मेहदी हसन का था, वो ब्रिटिश अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं और बड़े वोकल हैं और उनका बड़ी वर्थ होती है इंटरव्यू की, और समझा जाता है कि वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो आगे वाले को, जिसे कहते हैं ना, तीनों खाने चत कर देते हैं। तो उन्होंने कल इमरान खान का भी इंटरव्यू लिया है और उसकी सारी बातें, पॉइंट्स आप लोगों ने सुनी होंगी। जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी वो आखिरी सवाल और आखिरी जवाब था, जिस पर उन्होंने कहा था कि आप किस बात पर पछता रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ये वीक कॉलिशन गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी और अगर मैं दोबारा से गवर्नमेंट में आया तो मैं ये वीक कॉलिशन यानी कि इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाऊंगा। यहाँ बात है। नेक्स्ट बात जो उन्होंने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट की है। उन्होंने कहा है कि जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी होती है ना, वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर की होती है, लेकिन जो अथॉरिटी होती है ना वो डिवाइडेड होती है। वो डिवाइडेड होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम के दरमियान, और जो वीटो का हक होता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान है। तो जब मैं आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि अगर पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो अथॉरिटी भी मेरी हो, ताकि हम जो है जो काम करना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे कर सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बड़े खुले, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी इंटरव्यू में इस तरह ओपनली बात नहीं की थी, लेकिन कल के इंटरव्यू में उन्होंने काफी ओपन हुए हैं और काफी सारी बातें कही हैं। लेकिन इसी दौर में जी आज उनकी हाईकोर्ट में भी पेशी है और वो अब देखते हैं कि एक दोबारा से जमानतों का सिलसिला चलेगा, लेकिन उनकी टीम के जो अहम रुकन हैं उनके जाने का सिलसिला भी जारी है। और जो परवेज खटक है जिनके बारे में हम सुन रहे थे लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने बता दिया कि जी वो इमरान खान से क्यों पीछे हट रहे हैं, वही पुराना घिसा पिटा स्क्रिप्ट था। लेकिन अभी इतने दिनों तक वो खामोश शायद इसलिए थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो असद कैसर और शाह फरमान जैसे लोगों को तोड़कर अपने साथ शामिल कर लेंगे तो एक उनकी वर्थ, एक वजन आ जाएगा उनकी पार्टी पर। लेकिन अफसोस ये कि वो शामिल ना कर पाए, वो असद कैसर और शाह फरमान को अभी तक तोड़ने में नाकाम है और वो समझ रहे थे कि नौशहरा है वो उनका अपना शहर है, उनसे सपोर्ट मिलेगी, वहां पे भी उनकी सपोर्ट काफी कम हुई है। तो वो जो समझ रहे थे कि अगर वो एक पार्टी बना लेंगे या खड़े हो जाएंगे तो एक डेंट जो है पीटीआई पे डाल सकेंगे, तो वो अब तक उस डेंट डालने में कामयाब नहीं हुए। अब उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? उनके पास ऑप्शन यही रह सकता है कि वो दोबारा से पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन ये सियासत का खेल है और बहुत गंदा खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। मफादात की जंग है, मुल्क और अवाम की जंग तो है ही नहीं, तो इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी के नेक्स्ट प्लान क्या होता है हमारे सामने। और दूसरी तरफ जी इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शंस होंगे, कुछ कह रहे हैं इलेक्शंस नहीं होंगे। क्यों इलेक्शंस इसलिए होंगे क्योंकि वो पीटीआई को खत्म कर देंगे इलेक्शन से पहले पहले, तो इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार में ये आवाजें गूंज रही हैं कि क्योंकि अब IMF का प्लान भी हमें, पैकेज भी हमें मिल चुका है और अब हमने मुश्किल फैसले भी कर लिए हैं, तो इसमें इलेक्शन में ना जाया जाए और अगले साल तक इलेक्शन को किसी तरीके से लेकर जाए। लेकिन अब देखते हैं कि अगला लाया अमल, अगली स्ट्रैटेजी क्या होती है अवाम को पीसने के लिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।